डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो विषय आपसे डिस्कस करना चाहूँगा उस विषय पर हमने पूर्व के 2 लेक्चर में भी बात की है। ये मेरा लेक्चर या व्याख्यान सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के स्टूडेंट के लिए है। मेरा विषय जो पिछले लेक्चर में चला था, जिसका तीसरा पार्ट है, वह है मानव भूगोल का विकास एवं इतिहास। इस क्रम में प्रथम जो मेरा लेक्चर था आपके सम्मुख, उसमें हमने इतिहास के बारे में जाना। इतिहास और विकास क्या है, इसका मैंने संपूर्ण परिचय आपको दिया था। एवं उस लेक्चर में हमने भारतीय जो ज्योग्राफर्स हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी ली थी। मेरे दूसरे लेक्चर में मैंने प्राचीन और क्लासिकल पीरियड, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था मैंने आपको कि विकास के क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन कालीन भौगोलिक योगदान, मध्यकालीन और वर्तमान कालीन। सामान्य शब्दों के रूप में हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। अब अगर प्राचीन काल की मैंने मेरे दूसरे लेक्चर में बात की थी आपसे, उसमें जो भौगोलिक विकास हुआ या भूगोल के क्रम में अगर कहीं भी कोई कार्य हुआ था वो प्राचीन काल में यूनान व रोमन में हुआ था। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो योगदान था वो ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर्स का था। यूनानी व रोमन ज्योग्राफर के योगदान को हम प्राचीन या चिरसम्मत काल के रूप में जानते हैं। यह जो पीरियड था, जब काल था प्राचीन या चिरसम्मत काल, यह ईसा पूर्व से ईसवी पूर्व, जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, 600 से 300 ईस्वी तक के काल को, जो लगभग 900 वर्ष होता है, इसे हम प्राचीन काल के रूप में मानव भूगोल के रूप में जानते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा कि 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी 600 के बाद 300 कैसे आ सकता है? डियर स्टूडेंट, हो सकता है आपको अधिकतर को तो ये जानकारी होगी, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इस बारे में जानकारी नहीं हो। तो ईस्वी पूर्व या जिसे हम बीसी, ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में जो सन लिखा जाता है उसमें बीसी लिखते हैं, और जो ईस्वी होता है उसको एडी लिखते हैं। इसका एक सामान्य सा लॉजिक है, जो
ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हमारा, या हम ये समझे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व जो भी पीरियड है उसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को हम एडी कहते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी का अर्थ क्या है। यहाँ एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। दिस इज द वर्ड ऑफ लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। या मैं इसका अर्थ इतना ही कह सकता हूँ कि अब आप प्रभु की शरण में हैं, या प्रभु आपके पास हैं, या आप प्रभु के आशीर्वाद में हैं। ये था एक छोटा सा विवरण जो कि कुछ विद्यार्थियों ने, जब मैंने रेगुलर क्लास, क्योंकि अभी कोरोना काल में वो काम नहीं हो रहा है, तब काफ़ी स्टूडेंट पूछते थे सर कि ईसा पूर्व क्या होता है, एडी और बीसी क्या होता है। सो मैंने थोड़ा सा उसका जिज्ञासा जो आपकी थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैंने मेरे पूर्व के लेक्चर में जो कि एंशियंट या क्लासिकल पीरियड के जो भूगोलवेता थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, जिनमें प्रमुख तौर पे होमर, जिन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी एक तस्तरी या थाल के अनुसार है। थेल्स ने एशिया माइनर पर अपनी बात की। एनेक्जिमेंडर, हेकेटेशियस, पार्मेनिडाइस, एरिस्थोनीस और अरस्तुत प्रमुख यूनानी भूगोलवेता हुए हैं। कुछ भूगोलवेताओं के विवरण शेष थे, या मैं ये कहूँ कि रोमन भूगोलवेताओं में स्ट्रबो सबसे प्रमुख भूगोलवेता थे। स्ट्रबो के साथ साथ हम यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा जो अन्य कार्य किए गए उनके बारे में भी आज हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे। यूनानी भूगोलवेताओं में स्ट्रबो एक विख्यात भूगोल शास्त्री हुए हैं। उन्होंने उस काल के भौगोलिक वर्णन की 17 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें विभिन्न प्रदेशों के थल, समुद्र, जलवायु, वनस्पति एवं मनुष्यों का वर्णन किया गया था। रोमन साम्राज्य के उत्थान में इटली के भौगोलिक वातावरण, भूमि की बनावट, जलवायु, समुद्र आदि को योगदान के रूप में सिद्ध किया। टॉलमी स्ट्रबो के बाद दूसरी शताब्दी में एक प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री हुए हैं। टॉलमी ने 150 ईस्वी में अपनी पुस्तक जियोग्राफिक सिंटैक्सिस में गणित, भूगोल और अक्षांश देशांतर के प्रक्षेपों को लिखा है एवं उनका वर्णन किया है। प्लेटो ने प्राकृतिक वातावरण का मानव के विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रभावों का विवेचन किया, एवं वहीं अरस्तुत ने मानव पर भौगोलिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया।
तथा ठंडे प्रदेशों के लोगों को बहादुर बताया तथा उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध मानव बसाव के अनुपयुक्त हैं। उन्होंने पृथ्वी को जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया तथा मानव पर जलवायु के प्रभाव के कारण ही उसके व्यवहार एवं क्रियाओं में अंतर आता है, यह भी उनके ग्रंथों में उल्लेखित है। इसी काल में एरिस्टोथनीज एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर के हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया। उन्होंने सूर्य की स्थिति, जो कि जून के माह 20, 21 व 22 जून को जो उन्होंने माना पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है, उसके आधार पर दो स्थानों के बीच की कोणीय दूरी के आधार पर, गणितीय नियमों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया, जो कि 28,000 मील के बराबर थी। यूनानी भूगोलवेताओं में टॉलमी का नाम सबसे उन्होंने संसार भर में मानचित्र कला, सामान्य भूगोल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य किए। टॉलमी ने अलेक्जेंड्रिया में वेधशाला में कई महत्वपूर्ण खगोलीय वेद किए थे, जिनमें गोला यंत्र, चक्र यंत्र, चतुर्यांश यंत्र, फलक यंत्र, तुरीय यंत्र का उल्लेख हम पिछले भारतवर्ष की खगोलिकी वेद के संबंध में कर चुके हैं। टॉलमी को गणितीय भूगोल, मानचित्र कला व सामान्य भूगोल में महारत हासिल थी। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में टॉलमी का मुख्य कार्य प्रक्षेपों की रचना करना। उसने शंकुआकार प्रक्षेपों के रूपांतरण किए हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम प्रक्षेपों, जिसे हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, का प्रयोग किया था। भूगोल में उनकी विख्यात ग्रंथमाला जियोग्राफिया 8 ग्रंथों में प्रकाशित हुई थी। उनके प्रथम ग्रंथ में मुख्यतः सैद्धांतिक नियम, जिनमें ग्लोब की रचना और मानचित्र प्रक्षेप के बारे में विस्तार से समझाया गया है। टॉलमी ने सर्वप्रथम मानचित्रों पर अक्षांश व देशांतरों के नामकरण के साथ में उनका इस्तेमाल किया है। यूनान के अलावा रोमन भूगोलवेताओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान स्ट्रबो का है। यद्यपि वह टर्की में जन्म लिया था और उसके पश्चात उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उन्होंने यूनानी भाषा में ग्रंथ लिखने का सर्वप्रथम महान कार्य किया था। स्ट्रबो ने बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों में एक भौगोलिक विश्व कोश के रूप में संकलित किया था। उनकी पुस्तकों में ग्रंथमाला जियोग्राफिया में भूगोल की परिभाषा दी गई है तथा भूगोल की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक भूगोल, गणित भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल की संकल्पना सर्वप्रथम उन्हीं के ग्रंथों में मिलती है। स्ट्रबो मुख्यतः एक प्रादेशिक भूगोलवेता था। उनकी पुस्तक माला में स्पेन, इटली, उत्तरी और पूर्वी यूरोप, यूनान, एशिया माइनर, पर्शिया, भारत, दजला फरात के प्रदेश, सीरिया, अरब
सुदूर पूर्व तथा अफ्रीका के भौगोलिक वर्णन दिए हुए हैं एवं उन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि भूगोल का उद्देश्य केवल सामाजिक जीवन तथा सरकारी काम काज में सहायता देना मात्र ही नहीं है, वरन भूगोल का एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों एवं पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। चूंकि ये बात स्ट्रबो ने इसलिए कही है कि ग्रीक, रोमन या यूनान, हम जो भी नाम लें, उस काल में व्यापार एवं साम्राज्य एवं उन्नति के लिए जो वहाँ के शासक होते थे वो भूगोल वेत्ताओं का प्रयोग नए नए मार्ग खोजने के लिए एवं नए नए स्थान खोजने हेतु उनका इस्तेमाल करते थे। तो स्ट्रबो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भूगोल का की जो परिभाषा है वो ये नहीं है कि वो वास्तविक परिभाषा ये है कि सभी नक्षत्रों, परिधियों या भौगोलिक ज्ञान को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाए। मैं अपना आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में हम मध्यकाल, भूगोल व उसके बाद के लेक्चर या अगर वक्त मिला तो उसी लेक्चर में हम वर्तमान भूगोल के संबंध में, जिसमें जर्मन, अमेरिकन, फ्रांस और भूगोलवेत्ताओं के विवरण जो कार्य किए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।